हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने क्लास 8 एनसीईआरटी बुक सोशल स्टडीज़ को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है 2। और इस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है व्यापार से साम्राज्य तक। तो आइए आज हम पढ़ेंगे व्यापार से साम्राज्य तक के कुछ पॉइंट को, इस चैप्टर के नोट्स को। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्यापार किसे कहा जाता है, व्यापार किसको कहते हैं, व्यापार का मतलब क्या होता है। तो व्यापार का मतलब होता है, तो सबसे पहले हम लोग व्यापार के बारे में जानते हैं। तो व्यापार का मतलब होता है क्रय और विक्रय। व्यापार का मतलब होता है क्रय और विक्रय। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में समझें तो व्यापार का मतलब एक व्यक्ति या संस्था को सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है। एक व्यक्ति या संस्था को सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं साम्राज्य। तो साम्राज्य क्या है? तो साम्राज्य राज्य जहाँ कई जातियां रखती है। राज्य में कई तरह की जातियां, कई एक जाति के लोग रहते हैं, जो क्षेत्र में विख्यात है और जो क्षेत्र में विशाल है और जहां सम्राट के पास समस्त अधिकार है, तो उसी को साम्राज्य कहा जाता है। एक राज्य में कई जाति के लोग रहते हैं और उस क्षेत्र में वह क्षेत्र विशाल क्षेत्र है और जहाँ का सम्राट के पास समस्त अधिकार होता है, तो उसी को साम्राज्य कहते हैं। तो आइए आगे हम चलते हैं, इस चैप्टर को देखेंगे। तो इस चैप्टर का मुख्य पॉइंट है मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो मुगल साम्राज्य औरंगजेब था, जिसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है और आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब को छठा मुगल शासक था, जहाँ शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आया था। पांचवें में शाहजहाँ। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर और ये छठे मुगल साम्राज्य था औरंगजेब। इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा औरंगजेब का शासनकाल। तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। औरंगजेब के बाद फिर कोई शक्तिशाली बादशाह नहीं रहा और यही कारण था मुगल का पतन का। तो आखिरी मुगल शक्तिशाली बादशाह थे औरंगजेब। उन्होंने वर्तमान भारत के कुछ बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बहुत बड़ा हिस्सा पर उस समय का जो भारत था, उस हिस्सा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपना ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे ही मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद सारे मुगल सूबेदार अपने अपने जमींदार अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उन लोगों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरकर सामने आने लगी थी, उभरकर आई थी। अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। अंग्रेज सबसे पहले एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, बाद में विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे थे अंग्रेज। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी हुई। बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल शासक था और वह शायर भी था, बहादुर शाह जफर, जिसने 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था और युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर को और उनके बेटों को गिरफ्तारी कर ली गई थी और उनके बेटों को, बहादुर शाह जफर के बेटे को भी अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया था। तो कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे बहादुर शाह जफर, जो आखिरी शासक थे मुगल साम्राज्य का, और वह शायर भी था
और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था और युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा भेज दिया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह मात्र एक प्रतीक के रूप में बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में मुगल बादशाह थे, तो बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। बहादुर शाह जफर के सामने ही बहादुर शाह जफर के बेटों को गोलियों से मार दिया गया और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद वाणिज्य एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। तो वाणिज्य एक प्रकार से हमारे इंडिया में अंग्रेज आकर के अपना व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने यहाँ से कम कीमतें में चीज़ों को खरीद करके और उसको फिर यहाँ भारत के बाजार में ही अधिक मूल्यों पर मुनाफा बेचकर मुनाफा कमाता था। तो अब इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं और इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल में थोड़ा हम लोग समझते जाएंगे, इसको आंसर करते जाएंगे। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक का नाम बताइए। तो अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था औरंगजेब। इसके बाद भी मुगल शासक रहे, लेकिन नाम मात्र के शासक रहे, मुगल का प्रतीक के रूप में रहे। और कोई भी मुगल शासक औरंगजेब के बाद शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर सामने नहीं आया। तो अंतिम मुगल शक्तिशाली शासक औरंगजेब ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर पड़ा। तो मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई मुगल गवर्नरों ने अपने अपने राज्यों की स्थापना करनी शुरू कर दी, जो सामंत थे उस समय का। तो अपने अपने जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, अपने अपने राज्य की स्थापना करना शुरू कर दी। इससे मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। और इसका कारण यह और भी था कि औरंगजेब का तानाशाही तथा धार्मिक असहिष्णुता ने हिंदुओं को इसके विरुद्ध कर दिया था। मराठे, राजपूत तथा सिख इसके विरुद्ध खड़े हो गए थे औरंगजेब के विरुद्ध। आगे आने वाले उत्तराधिकारी भी भ्रष्ट, अयोग्य एवं डरपोक थे। औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी थे वो भी भ्रष्ट और अयोग्य थे और डरपोक थे। आपस में झगड़े तथा खून खराबी ने इस वंश को खोखला कर दिया था। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने राज्य को कमजोर बना दिया था और अंग्रेजों ने इसे खोखला कर दिया और इसके शासकों को पेंशन देकर निकम्मा बना दिया था औरंगजेबों द्वारा। और इस प्रकार से मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ते गया और यही कारण था मुगल साम्राज्य का पतन का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में लंदन में ब्रिटेन की महारानी भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक छूट दे दी थी। बाद में कंपनी ने भारत पर लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया था। 1858 में इसका विलय हो गया और इसके बाद ब्रिटिश राज भारत पर कायम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व के साथ व्यापार करने का चार्टर यानी अनुमति पत्र कंपनी को किसने दिया था। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को छूट दी थी 21 सालों के लिए। 21 सालों के लिए छूट दी थी कंपनी को और कंपनी ने भारत पर लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया था। कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत में आई थी। तो सबसे पहले भारत में आने वाले पश्चिमी ताकत थी पुर्तगाल। पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आया था। वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में।
तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और कब? तो पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और उस समय केरल के बंदरगाह पर कोझिकोड में उतरा था और वहाँ के उस समय तत्कालीन राजा थे जैमोरिन, जिन्होंने उसका स्वागत किया था वास्को डी गामा को। भारत में पुर्तगाली अड्डा कहाँ था? तो भारत में पुर्तगालियों का अड्डा था गोवा में। पुर्तगालियों का अड्डा गोवा में था भारत में। यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तु कौन सी है? तो यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तु सूती वस्त्र, सूती एवं रेशम वस्त्र, रेशम कपड़े, काली मिर्च, लौंग और इलायची आदि थे। यूरोपीय शक्तियों के लिए सबसे प्रमुख व्यापारिक वस्तु थी सूती एवं रेशम कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कारखाना की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ और कब हुई थी? तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी किनारे शुरू की गई थी। फरमान का क्या अर्थ है? तो फरमान का अर्थ है एक शाही आदेश। शाही आदेश फरमान का अर्थ होता है शाही आदेश, जिसको जहांगीर से प्राप्त किया था अंग्रेजों ने, एक फरमान। बंगाल के पहले नवाब कौन थे? तो नवाब मुर्शिद कुली खां। नवाब मुर्शिद कुली खां थे बंगाल के पहले नवाब। और बंगाल के आखिरी नवाब थे नवाब सिराजुद्दौला। पहले नवाब मुर्शिद कुली खां और अंतिम नवाब बंगाल के सिराजुद्दौला। पलासी का नाम किस तरह पड़ा? तो दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर पलासी कर दिया और इस जगह को पलासी या पलास में पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण इसका नाम पड़ा था पलासी। अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई थी। 1740 में बंगाल का नवाब बना था अलवर्दी खां। 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था और इसी के समय में मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया और अलवर्दी खां से उड़ीसा छीन लिया था। अंग्रेजों के साथ इसका अच्छा संबंध था, लेकिन अंग्रेजों को किलेबंदी करने का अधिकार नहीं दिया था अलीवर्दी खां, और इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और इसने कहा था कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगे और यदि इन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। अलवर्दी खां यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और इस प्रकार से पूरी तरह से अंग्रेज भारत पर अपना शासन स्थापित किया था बक्सर के लड़ाई के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड में जब भारत आया था, रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड से भारत आया था तब उसकी उम्र क्या थी? तो रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड से भारत आया था 1743 ईस्वी में मद्रास आया था, तब उसकी उम्र 18 वर्ष थी। रॉबर्ट क्लाइव की उम्र जब भारत आया था तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव, और इसका जन्म 29 सितंबर 1725 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 22 नवंबर 1774 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था और 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भेजा गया था। पहली बार 1757 से 1760 और दूसरी बार 1765 से 1767 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर बना रहा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय नीति की शुरुआत
की गई थी। कई कारणों से यह विलय नीति का शुरुआत किया था। धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण था, सामाजिक कारण था। तो ये कई कारण से जिसका अपना पुत्र नहीं होता था तो उसको भी उसे भी उसका राज्य को उस राजा से हड़प लेता था। पलासी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती थी? तो पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। पलासी का युद्ध जब 1757 ईस्वी में हुआ था, तो 1557 ईस्वी में जब पलासी का युद्ध हुआ था, तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था क्योंकि इसी के बाद अंग्रेजों की भारत में पहली जीत थी, पलासी के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई? तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम की हार हुई थी। बक्सर की लड़ाई में टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और इसके पिता थे हैदर अली। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के माता का नाम फखरुन्निसा था, और पिता इनके टीपू सुल्तान के पिता मैसूर साम्राज्य के सेनापति थे, जो अपनी ताकत से 1761 ईस्वी में मैसूर साम्राज्य के शासक बने थे। टीपू के मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता था। मैसूर का शेर के रूप में टीपू को जाना जाता था। योग शासक के अलावा एक विद्वान, सेनापति और कवि भी था टीपू सुल्तान। नवाब बनने का क्या मतलब था? तो नवाब बनने का मतलब था अंग्रेजों की गुलामी करना। सारी ताकत और सत्ता कंपनी के पास ही होती थी। नवाब बनने का मतलब था अंग्रेजों का गुलाम, यानी सारा ताकत जो था अंग्रेजों के पास ही था और अंग्रेज और कंपनी के पास ही था। नवाब के पास कोई भी ताकत नहीं बचा था। तो नवाब बनने का मतलब ही था अंग्रेजों की गुलामी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना? तो 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बना था। काजी का अर्थ लिखिए। तो काजी का अर्थ एक न्यायाधीश होता है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश न्याय करता है, उसी तरह से काजी भी न्याय करता है। तो काजी का अर्थ होता है न्यायाधीश। विलियन नीति का सिद्धांत किस तर्क पर आधारित था? तो यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो अंग्रेज उस राज को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। यही था विलय की नीति, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। विलय की नीति, हड़प की नीति। और इस नीति के द्वारा अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई पुत्र नहीं होता था, कोई पुरुष वारिस नहीं होता था, तो अंग्रेज उस राज को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। इसी को हड़प नीति कहते हैं। प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था? तो ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय कितनी और कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? तो उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। महाभियोग किसे कहा जाता है? तो जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था, तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में
उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है तो उसे महाभियोग कहा जाता है। जब इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता था तो उस हाउस ऑफ कॉमन्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता था और उस मुकदमे को ही महाभियोग कहा जाता था। वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा कब जारी हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर 1789 ईस्वी में मुकदमा जारी हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स पर, यह एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था वारेन हेस्टिंग्स, जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, बंगाल का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था। और इस तरह 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक वह भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल रहा और 1787 में भ्रष्टाचार के मामले में उस पर महाभियोग चलाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब और क्यों की? तो रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का जवाब देना पड़ा। बाद में उसे बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। चेन्नम्मा कौन थी? तो चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर की रानी थी। चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर की रानी थी। कित्तूर की रानी। चेन्नम्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो चेन्नम्मा की मृत्यु 1829 ईस्वी में जेल में हुई थी। रानी चेन्नम्मा की जेल में मृत्यु कैसी हुई? तो जब अंग्रेज ने कित्तूर के छोटे से राज को कब्जे में लेने की कोशिश किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। इसी कारण से चेन्नम्मा की मृत्यु हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी औपनिवेशिक शक्ति कैसे बन गई? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का क्या उद्देश्य था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत में आया था। यही उसका उद्देश्य था, व्यापार करना। यूरोप के बाजारों में किन किन भारतीय वस्तुओं की मांग थी? तो यूरोप के बाजारों में सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र और इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी जैसे मसालों की जबरदस्त मांग थी। वाणिज्यिक शब्द का अर्थ बताइए। तो हमने चैप्टर के शुरू में ही वाणिज्यिक शब्द का अर्थ बताया था। तो वाणिज्यिक शब्द का अर्थ होता है कि साम्राज्य। वाणिज्यिक शब्द का अर्थ होता है कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपना व्यापार स्थापित करना। एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसी को वाणिज्यिक कहा जाता है। सहायक संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों ने कौन कौन से इलाकों को अपने कब्जे में लिया? तो सहायक संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल रिचर्ड बेलेजी ने उस समय के नवाब को 1801 ईस्वी में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। हैदराबाद के निजाम से भी कई इलाके छीन लिए गए थे इसके बाद, सहायक संधि के बाद। तो ये थे आज के चैप्टर व्यापार से वाणिज्य तक का, जिसको हमने देखा। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।